है इसको मैं वाइल के ब्लॉक के अंदर इनिशियलाइज कर दूं तो क्या होगा। सबसे पहले मैं वाइल के ऊपर कंडीशन चेक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर आपको याद हो कि आप जब एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको पहले वैल्यू असाइन करते हैं, उसके बाद उसको यूटिलाइज करते हैं। तो लाइन नंबर 28, अगर ये वेरिएबल मैं इंटरनली डिक्लेयर करूंगा तो लाइन नंबर 28 के ऊपर एरर आ जाएगा कि वेरिएबल नॉट इनिशियलाइज्ड। फिर दूसरी चीज, क्योंकि वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं हुआ तो उसका मतलब यह है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड होगी, अनडिफाइंड लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर क्या होगा, लूप एग्जीक्यूट होगा, पता नहीं, एरर आ जाएगा, क्योंकि अनडिफाइंड वेरिएबल को आप कंडीशन में चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ना तो लूप एग्जीक्यूट होगा ना प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, बल्कि प्रोग्राम इस लाइन के ऊपर एरर देके बाहर आ जाएगा। चला के देखो, तभी कह रहे हैं इसको मिल नहीं रहा है। मिली क्यों मिलेगा, आपने बाद में डिक्लेयर किया है ना। इसको चलाओ, चला दो, कंपाइलर वो ट्रांसपाइलेशन नहीं पड़ जाएगा, शोर मचाएगा। जावा से फाइल तो बना देगा, लेकिन कहेगा क्या किए हैं यहाँ। ट्रांसपाइलेशन में उसे कह दिया कि भाई ये वेरिएबल आपने बाद में डिक्लेयर किया है, इसका मतलब है मुझे वेरिएबल वाइल से पहले डिक्लेयर करना है। मान ले चलाओ, हो गया कंपाइल, करा भी दो। अभी इसकी जो है वो एनाटमी के ऊपर अभी डिस्कशन करते हैं कि ये बाद में क्यों लगाया, पहले क्यों लगाया, क्या वजह है। हो गया भाई, आ जाओ वापस कोड के ऊपर। हाँ सही है, हैं हाँ खैर है, आ जाओ जरा नीचे। इसको बदला, फॉर के लूप को 2 मिनट के लिए साइड में करो और वाइल के लूप में आ जाओ। फॉर के लूप में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन थी, इनिशियलाइजेशन वाइल के केस में हमने पहले कर दी, वेरिएबल वाइल के ब्लॉक से बाहर निकाल दिया। दूसरा उसमें ऑपरेंड किया था, उसका एक बूलियन वेरिएबल रिक्वायर्ड था, सही है। कंडीशन चेक करता था, अगर कंडीशन ट्रू होती थी तो क्या करता था, एग्जीक्यूशन करता था। यहाँ पे क्या है, कोड में आओ। फॉर के और वाइल के लूप में एक जो डिसिमिलैरिटी है वो ये कि वहां पे इनिशियलाइजेशन भी ऑप्शन था आपके पास, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का भी ऑप्शन था और कंडीशन का भी ऑप्शन था। यहाँ पे आपके पास सिर्फ कंडीशन है। तो अगर मुझे फॉर के लूप की तरह इस लूप को लिखना है, एग्जीक्यूट किया, सबसे लास्ट लाइन को मैंने क्या किया, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया। ये मैं नीचे भी लगा सकता हूं, ये मैं ऊपर भी लगा सकता हूं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किस पॉइंट इन टाइम के ऊपर चाहिए। आइजन ये I++ ऊपर ले आओ। चला दो, कितनी दफा बेंड होगा ये, बंद तो कर दे से। क्या हुआ, क्या हुआ, कौन बताएगा इस लूप में अब क्या हुआ है। एक सेकंड, बारी बारी बाद में आएगी, बहुत सवाल करते हो। जवाब नहीं देते। यानी आप कहाँ तक नंबर को जनरेट करना चाहते हैं।
ये तो मेंशन ही नहीं करा ना। और बोलो कंडीशन क्या है? I equal to 1. I equal to 1, यानी क्या होता है? I की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी? 1. उसके बाद मैंने y I less than equal to टेबल जनरेटेड इनपुट अप टू, यहाँ पे मैंने क्या किया था? क्या वैल्यू एंटर की थी? ट्रू। तो मेरी बात किधर आ गई? मैंने इंक्रीमेंट पहले कर दिया, प्रिंट बाद में किया। अब इस पॉइंट होगा console.log से पहले आई की वैल्यू क्या थी? आई की वैल्यू क्या थी? 1 थी। मैंने तो इंक्रीमेंट कर दिया। अब पहले क्या हो गई? 2 हो गई। उसने क्या प्रिंट किया? फिर उसके बाद कंडीशन चेक करने के लिए वापस गया। क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 है? लेस देन तो नहीं है, इक्वल है। अंदर आया, फिर आपने सामने से पहले उसको इंटीग्रेट कर दिया। अब क्या वैल्यू हो गई? इसका मतलब ये हुआ कि इसने एग्जीक्यूशन तो 2 दफा की है, लेकिन गलत जगह इंक्रीमेंट करने की वजह से प्रोग्राम के आउटपुट में चेंजेस आ गए। प्रोग्राम बड़ा नहीं है, लॉजिक बड़ा है। प्रोग्राम नहीं बड़ा, कंपाइल हो रहा है, वो चल रहा है, ओके की रिपोर्ट है। अब इसको नीचे ले जाओ, इस इंक्रीमेंट को कंसोल के बाद ले जाओ। अब देखते हैं क्या होता है। चलाओ। अब इनपुट, अब जो है वो आउटपुट के अंदर को फर्क आना चाहिए। क्या आना चाहिए? क्यों 1 और 2 क्यों? अबे मेरी आवाज वहां तक जा रही थी। कंसिडर योरसेल्फ, तुम लोग अभी वापस जा रहे हो और तुम्हारा रास्ते में खड्डा हो गया। वो उस पिच पे जरा आवाज निकाल। अगर मेरी टीचरी को माफ करने का नहीं, स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे टीचर ने मेरे साथ बहुत बुरी की थी, मैं छोड़ूंगा वो? मैं तो लूंगा बदला। उन्होंने जब मेरे ऊपर इतनी मेहनत की है, मैं ना लूं बदला तुम लोगों पे मेहनत करके? बेटा हमारी जो है ना वो ऑपरेशन बदल में क्लास होती थी सुबह 6:30 बजे इफ्तार के बाद, वो सॉरी शहरी के बाद। शहरी के बाद जो है वो हम, और मैं ऑल द वे नॉर्थ कराची से शारा फैसल का सफर करते थे हम लोग। सुबह सुबह अंधेरा होता था, कुछ भी नहीं होता था, कभी कुत्ते पीछे लग जाते थे, कभी कोई अजीब माहौल होता था। हमारे यहाँ तो गार्ड को उठाना पड़ता था। तो हमारी क्लास है, हमारे टीचर ने तो हमारे साथ ये किया, मैं तो हम लोगों ने तो हमारे साथ कुछ भी नहीं किया। खुदा का खौफ करो लड़कों, तो जिसकी जो हैदराबाद से आ रहा हुआ ना वो वितर पड़ के आएगा, मुझे वितर पड़ के निकलेगा। बेटा मुझे अंदाजा है, मैं खुद मेरी खुद जाए पैदाइश हैदराबाद की है, मुझे अंदाजा है इसका। एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट कि वो लोग जो दूसरे शहरों से आगे कर रहे हैं, मुझे हम जैसे लोगों को भुगत रहे हैं। सो हाँ भाई क्या हुआ? चल गया? कोई सवाल, कोई शक? कंपाइलर एरर नहीं था। कौन सा एरर था? लॉजिकल एरर। आपकी लॉजिक में मसला था, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में कोई मसला नहीं था। कंप्यूटर को जो बोलोगे वो करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो बात है कि कंप्यूटर खुद कोड जनरेट कर देता है, कंप्यूटर खुद कंटेंट जनरेट कर देता है, ये मॉडल बनाने वाले लंबी लंबी छोड़ते हैं, ये जनरेटिव एआई वाले सब लंबी लंबी छोड़ते हैं। कुछ नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में लिखे हुए इसके चेक्स हैं।
इरादे बांध लेता हूँ, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, इरादे बांध लेता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। तो वहां पे भी है, वो उन्होंने लाइन से इसके चेक लगा दिए। आप कोड उसको प्रॉम्प्ट देते हैं, वो प्रॉम्प्ट फाड़ता है स्ट्रिंग को, वो जो स्ट्रिंग के अंदर हर स्ट्रिंग के ऊपर अलग अलग जाके देखता है कौन कौन सी कंडीशन लगेंगी, उसका कौन कौन सा डेटा वो रिटर्न कर देता आपको। तो यही है जनरेटिव एआई, और कुछ भी नहीं है। वो बस आपको देखने में बड़ा अच्छा लग रहा होता है, खूबसूरत से कोई खूबसूरत सी एप्लीकेशन को कोड जनरेट करके ला रहा होता है, सब उसको पहले से बताया हुआ होता है, सारा कोड पहले से बताया होता है। आगे जाओ भाई। कभी भी नहीं कर पाया। मैं 100% पॉजिटिव हूँ कि जनरेटिव, भाई जनरेटिव है, लिखने वाला भी तो कोई प्रोग्रामर ही है ना। Google, I know all the data in the world. Generative AI, I can generate content the best. K electric, भौंकी जाओ। ना 100 सुनार की होती है, क्या हार की होती है? जनरेटिव AI, कैनवर, बैंगन, शेल्टन, यंग शेल्टन, सिडनी शेल्टन, जो भी आ जाए, प्रोग्रामर के दिमाग का मुकाबला नहीं कर सकते। बाप बाप ही होता है। अच्छा जी, वाइल पढ़ा आपने? वाइल की ही तरह का एक और लूप होता है जिसको हम कहते हैं डू वाइल। वाइल और डू वाइल में फर्क से बताना है कि वाइल में पहले कंडीशन चेक होती है, डू वाइल में आखिर में कंडीशन चेक। दिस बेसिकली मीन्स कि डू वाइल का लूप जो है वो एक दफा तो एग्जीक्यूट होता ही होता है, चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, एक दफा तो कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद डिसाइड होगा कि फर्दर कोड में एग्जीक्यूट हो रहा है। कंडीशन बना भाई इसकी, बाकी सब कुछ वही है, बाकी सब कुछ वही है, लूपिंग, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट सब वही है, लेकिन ये लूप एक दफा एग्जीक्यूट जरूर होगा। लिख भाई ये कंडीशन, शाबाश। हमने वेरिएबल डिफाइन किया है। क्या ये लूप चलेगा? क्यों चलेगा? सवाल। डू वाइल लूप में पहले एग्जीक्यूशन होती है, फिर कंडीशन चेक होती है। चला भाई, कोड में आओ, बस कोड में अपनी लिखिए।
दैट आई इज इक्वल टू 1, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ऐसे करते हैं वैसे ही किया। उसके बाद मैंने एक कीवर्ड यूज किया, कौन सा, डू का, और उसके बाद एक ब्रैकेट स्टार्ट किया। डू के अंदर मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग आई की वैल्यू प्रिंट कर दो, और मैंने उससे कहा कि आई का इंक्रीमेंट कर दो, और नीचे कंडीशन मैंने क्या लगाई है, आई लेस देन 1, 1 लेस देन 1 हो सकता है, कंडीशन फॉल्स है। वाइल के केस में क्या होगा, चलती, फॉर के केस में क्या होगा, चलती, डू वाइल के केस में क्या होगा, चल जाएगी, क्योंकि डू वाइल के अंदर पहले ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद डिसाइड होता है कि इस ब्लॉक को फर्दर एग्जीक्यूट होना है या नहीं होना। दोबारा चला, एक दफा एग्जीक्यूट हुआ है, उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूशन के बाद उसने आगे जब कंडीशन देखी ना, तो कंडीशन निकली, उसने कहा बस और नहीं, अब हमसे ना हो पाएगा, और उसने लूप की एग्जीक्यूशन टर्मिनेट कर दी। एनर्जी का लेवल क्या है, कितने %? मेरा तो है अभी 70-80% तो है। नहीं वाइंड अप ऐसे क्या अभी आप 20 मिनट पहले वाइंड अप, ये सही है भाई। चलो अगली साइड पे, नहीं ये तो हमने ऐसे बनाया है, अभी देखते हैं, अभी रुक जाओ। वो वाइल हो गया, आगे चलो। ऑनलाइन वो क्या होता है? वो क्लास तो मैं पढ़ाता ही नहीं, वो तो अमीन भाई पढ़ाते हैं, मैं तो पढ़ाता ही नहीं। मैं होता हूँ, मैं चक्कर लगाने के लिए होता हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही होती, मैं खोल के बैठ जाता हूँ, मैं कहा देखूँ तो सही पब्लिक करके आ रही है। मेरा काम होता है वहां पे सिर्फ पब्लिक को बाहर निकालना और ब्लॉक करना। मॉडरेटर वाला नहीं, मैं क्लास लेते हुए सोता नहीं हूँ, तुम लोग सो जाते हो, तुम लोगों का मसला है वो। तुम लोगों की प्रायोरिटी सोना है, हमारी प्रायोरिटी लोगों को लाते मारना। अपना बदला मैं हमेशा किसी और से ही करूंगा, अपना बदला अपने आप से थोड़ी लूंगा। मेरे पास बदला लेने के लिए तुम लोग हो ना, तो तुम लोगों से लूंगा। तुम लोगों से पहले 18,000 लोगों से पहले भी ले चुका हूँ, 18 नहीं बल्कि हाँ 19,000 लोग, 19,000 लोगों से पहले भी ले चुका हूँ। तुम लोग क्या, तुम लोगों को मिला के क्या हो जाएगा, 21,000 हो जाएगा। अच्छा जी, मॉड्यूल क्या होगा? क्या होते हैं मॉड्यूल्स? कौन मुझे बताने की कोशिश करेगा? ये प्रेजेंटेशन मैंने 2 हफ्ते पहले अपलोड की, ये 2 हफ्ते पहले का काम है। कौन बताएगा? कौन बताएगा? ये मेरा भाई बताएगा। जो सर मॉड्यूल जो होता है सब सुनाई देगा तो मॉड्यूल ये होता है कि कोई भी हम फंक्शन अगर किसी फाइल में बनाते हैं तो हम उसको किसी और फाइल में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम उसको यहाँ से इम्पोर्ट करके वहाँ से एक्सपोर्ट। स्टूडेंट्स कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का तो आप लोगों ने नाम सुना होगा ना। चले ठीक है, आप एक शहर में बैठे हुए
और आपको कोई सिस्टम चलाना है दूसरे शहर में, आप चलाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम मॉड्यूल्स को यूज़ करते हैं। हम एक सिस्टम बना देते हैं उसका, और उस फाइल में से मतलब उस शहर का जो एक कोड हम यूज़ करते हैं दूसरे वाले शहर में जाके, अब जब उस कोड को यूज़ करेंगे तो स्पेसिफिक जो हम कोई चीज़ यूज़ करना चाह रहे हो तो हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो स्पेसिफिक चीज़ है वो फंक्शन है यहाँ पे, तो एक फंक्शन हमें जब एक बार बना ली तो दूसरी जगह पे जाके हम उस फंक्शन को चला सकते हैं। थैंक यू। कल की क्लास में कौन कौन था? रात वाली क्लास में बाकी लोग क्या कर रहे थे? शेर उधर तरावी में जो है वो मिठाई लूटने गए थे। आज क्या छठा रोजा है ना? आज 5वां है। नहीं, आज रात को लूटने गए। सॉरी, 5 रोजा तरावी में क्या था? वो कोई लूटने नहीं गया था। 5 रोजा नहीं हो गया। अच्छा, कल की क्लास के अंदर हमने एक मॉड्यूल यूज किया था। कल की क्लास में हमने एक कोई किसी और का लिखा हुआ कोड यूज किया। आज की क्लास में भी हमने देखा कि कोड के अंदर कुछ इंक्वायरर नाम की कोई चीज नजर आ रही। ये इंक्वायरर था क्या? ये इंक्वायरर क्या मेरा लिखा हुआ कोड था? क्या मैंने लिखा था? क्या मेरी शक्ल है ऐसी कि मैं इतना अच्छा कोड लिख सकूं? बिल्कुल नहीं। अबे तो क्या हो गया? एनर्जी देखो अल्लाह पाक देने वाला है। यहां आने के बाद मैं बिल्कुल डिफरेंट आदमी हूं। अच्छा, क्या मेरी शक्ल ऐसी है कि मैं इतना अच्छा कोड लिख सकूं? बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि आप एक प्रोजेक्ट लिख रहे हो और उस प्रोजेक्ट के सारे कंपोनेंट्स स्क्रैच से आप लिखें? आज की तारीख में अगर आप प्रोग्रामिंग अगर आपने देखी हो कोई थोड़ी बहुत कहेंगी, विंडोज है, विंडोज 11 यूज करते हैं, क्रैक मार के चलाते हैं। क्या आपको पता है कि विंडोज 11 का कोड लिखने वाले टोटल डेवलपर्स की तादाद क्या है? एनी वाइल्ड गेस? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के कोड के अंदर गिट के ऊपर जिन लोगों की कमिट्स हैं उन लोगों की जो टोटल तादाद है वो 45,000। विंडोज का कोड 45,000 लोगों ने मिलकर लिखा है। हर मॉड्यूल अलग इंसान ने लिखा है। मेरा एक दोस्त है, वो माइक्रोसॉफ्ट में पिछले तकरीबन 20 साल से काम कर रहा है, और वो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एक कंपोनेंट ASP.NET का कंपोनेंट था, उसने 8 साल तक उसी कंपोनेंट को लिखा है। कभी उसको यहाँ से उठा के यहाँ रख देता था, कभी यहाँ से उठा के यहाँ रख देता था, कभी ऊपर कर देता था, कभी नीचे कर देता था। 8 साल तक उसने माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एज अ जूनियर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 8 साल के बाद उसको जो है वो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पोजीशन मिली। वो 8 साल तक उसने सिर्फ उसी कंपोनेंट को मेंटेन किया। ऐसे कितने ही लोग हैं जो कंपोनेंट्स को मेंटेन कर रहे हैं और उनकी टोटल जो तादाद है 45,000 से। क्या ये पॉसिबल है कि मैं अकेला विंडोज लिखूं? हमारे पास एक खास चैंपियन, मैं अपनी विंडोज लिखूंगा, ठीक है। उसने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा, लेकिन उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो डिस्क से बूट करता था, तो लिखा हुआ था हेलो, और वट जो उसने नहीं प्रिंट किया था, बूट हो जाता था। लेकिन उसे एक लाइन तक लिख सका था वो, और एक लाइन लिखने में उसको तकरीबन 1.5 साल लगा। सब कुछ उसने असेंबली नहीं किया। असेंबली भी एक बला है, फिर कभी बात करेंगे, कभी काम करेंगे। अब क्या होगा, मेरी ये बहन कोई एक कंपोनेंट पे काम कर रही है, मेरा ये भाई किसी और कंपोनेंट पे काम कर रहा है, मेरी वो बहन किसी और कंपोनेंट पे काम कर रही है, वो किसी और सर्विस पे काम कर रहे हैं। मैंने हर जगह पे आई का वेरिएबल यूज किया हुआ है। अगर मेरे पास कोड की क्लियर सेपरेशन ना हो, कोड की क्लियर डिवीजन ना हो, तो इनका आई, मेरा आई सब वापस पड़ा रहेगा। काम कर भाई, तो छोड़ेंगे। वो लास्ट टाइम किसी के पास एक एरर आया था यहाँ पे कि वो जावास्क्रिप्ट की जब जेएस की फाइल बनती थी ना, तो उसके सारे के सारे वेरिएबल जो है लाल हो जाते। वो भाई बैठा हो पीछे, इसके ना सारे वेरिएबल लाल हो जाते थे। आइए, एक ही फोल्डर में बना रहा था ना,
पहले टाइपस्क्रिप्ट के अंदर आई का डिक्लेयर हुआ, फिर उसके बाद जब कंपाइल किया तो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आई आगे। अब टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर कह रहा है कि भाई ये इसी मॉड्यूल के अंदर एक और फाइल में ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, सही कर लो। हम जावास्क्रिप्ट की फाइल उड़ाते थे, सही आता था, फिर कंपाइल करते थे, आ जाता था। पागल हो, चलिया हो है। अब इसका तरीकेकार क्या है कि मैं अपने कोड को ब्रेक करूं। घर में गर्मियों के कपड़े और सर्दियों के कपड़े अलग रखे जाते हैं। जब गर्मियां होती हैं तो गर्मियों के कपड़े निकल आते हैं, जब सर्दियां होती हैं तो सर्दियों के कपड़े निकल आते हैं। और मेरे घर में तो एक अजीब मसला है, मेरे पास जो है ना फुल लेंथ टी शर्ट्स बहुत है। हमारी बेगम क्या करती है, सारी फुल स्लीव टी शर्ट उसमें सर्दियों में उठाती हैं, वो निकाल लेती है और सारी वो गर्मियों में उठा के रख देती है। वो भले उसका मटेरियल ऐसा हो गया वो सर्दियों में पहनने के काबिल ही नहीं, इतना लाइट मटेरियल, लेकिन वो कहती है लॉन्ग स्लीव सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में। हमारा फटा रहता है आपके ऊपर, वो कहता भाई निकाल दो, नहीं वो जगह नहीं होती। अब ये जगह नहीं होती थी, एक बड़ा मजे का वो है कि आपका एक मॉड्यूल है बहुत बड़ा हो गया, आपने उसको सब मॉड्यूल में तोड़ दिया, छोटे छोटे मॉड्यूल में। मॉड्यूल are fundamental concepts of organizing code in TypeScript and ECMS. अब ये ECMS स्क्रिप्ट क्या है भाई? ECMS स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट। स्पेसिफिकेशन जो है ना, अगर आपको याद हो, आपने जब TypeScript का जो है वो TS कॉन्फ़िग की फाइल देखी थी तो वहां पे आपने लिखा था ES2022 कंपाइलर ऑप्शंस के अंदर। वहां पे हमने एक वैल्यू सेट की थी ES, वो क्या है? ECMS स्क्रिप्ट। ECMA का E और स्क्रिप्ट का S। ECMS स्क्रिप्ट, हाँ बोल भाई सुन रहा, ये आया, ये मेरा भाई टारगेट ES2002। ECMS स्क्रिप्ट का वर्जन जो 2022 में रिलीज हुआ है, लास्ट 2023 है, आई थिंक 24 भी आ गया, लेकिन उसके अंदर जो है ना फिर वो बहुत सारी चीजें उन्होंने चेंज कर दी। तो पहले ये तो पढ़ लो, आगे आ दो। एनहांस रीयूजेबिलिटी के मामले में इंक्वायरर को तो आपने देख लिया, पूरी दुनिया इंक्वायरर यूज कर रही है। मॉड्यूल बनाया, एनपीएम पे डाल दिया, पूरी दुनिया यूज कर रही है। रिड्यूस नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, इंक्वायरर के अंदर कोड तो अवेलेबल है ना, आप भी खोल के देख सकते हैं इंक्वायरर में क्या हुआ होगा। वहां पे लिखा हुआ था इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। इंक्वायरर के फोल्डर में कोई इंक्वायरर के नाम से कोई फाइल पड़ी हुई है, उसको इंपोर्ट कर दो और फिर उसके फंक्शंस को यूज कर लो। क्या है, मैंने सेपरेशन कर दी, मैंने नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट से अपनी जान छुड़ा दी। मैंने बताया है कि फलाने बंदे को फलाने एड्रेस पे ये चीज डिलीवर कर दो। मैंने एड्रेस भी बताया, नाम भी बताया और एग्जैक्ट लोकेशन भी बता दी कि इस लोकेशन पे डिलीवर करना या इस लोकेशन से पिक करना। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो क्या होगा? राइडर आएगा, बोलेगा सर आपका घर किधर है, मेरे को बताओ, मैं बात 2 घंटे से खड़ा हूँ, पहले वो 5 मिनट पहले आया, मैं 2 घंटे से आपका घर ढूंढ रहा हूँ। फूड खाना वाले तो अक्सर कहते हैं कि सर मैंने आपका खाना खा लिया, अगर प्रीपेड ऑर्डर होता है ना, वो अक्सर खाना खा लेते हैं आपका लेट नाइट के ऑर्डर्स में। इसीलिए मैंने, मेरा रूल ऑफ थंब है कैश ऑन डिलीवरी। कोई भी हो, दराज हो, फूड पांडा हो, और ये खास तौर पे फूड डिलीवरी सर्विस, जो भी आएगा कैश ऑन डिलीवरी पे आएगा। सामान सही आया तो पैसे दूंगा, वरना राइडर को तो पैसे दे दूंगा कुछ, उसी खर्चा खुआरी के, ऑर्डर के पैसे नहीं, जाके मुझे मार दो उसके पास। गलत बात है। मैं क्या करूँ, मैं अगर रात के 4 बजे कुछ मंगा रहा हूँ, मुझे भूख लग रही है और मुझे कुछ नहीं मिलता तो मैंने तो पागल होना है ना। मैं अपना गुस्सा किस पे निकालूंगा? यहाँ तुम लोगों से बदला ले रहा हूँ, वहां पे किससे बदला लूंगा? बेगम से। बेगम को अगर मैंने कुछ कह दिया, या अगर बेगम को कुछ कहने की ताकत होती तो मैं भूख पाने से ऑर्डर करता।
पिटाओगे क्या तुम लोग? मर्द इज द हेड ऑफ द फैमिली एंड बेगम इज द नेक ऑफ द फैमिली। जितना मर्जी घुमा देती है। मेरी बेगम ने मेरे सुन लिया ना, मुझे रात को फिर भूख पाना और करना पड़ेगा। अगला चल भाई आगे चल। ये इसमें वैसे मॉड्यूल में कोई खास ऐसा करने वाली चीज नहीं है। आगे चलो। कैसे बनाते हैं मॉड्यूल ये आप बताओगे, मेरी हिम्मत खत्म हो गई है। आप बताएं, आप तो हैं सब पावर आपको। अच्छा, जब हम टाइपस्क्रिप्ट की फाइल इनिशियलाइज करते हैं ना डॉट एक्सटेंशन के साथ, तो वो मॉड्यूल बन जाता है। सही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएटेड न्यू टाइपस्क्रिप्ट फाइल विद डॉट टीएक्स एक्सटेंशन। सही है। और फिर हम इसको करके देखते हैं। अच्छा, हम एक फाइल बनाते हैं hello.ts के साथ, ठीक है। और यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं नेम का, लेट मी टू यहाँ पे दिख रहा है पूरा। ठीक है, हमने एक फाइल बनाई hello.ts के नाम से, उसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है नेम के नाम से और उसकी वैल्यू ये है। ठीक है, अब मैं दूसरा क्या बोलते हैं एक और फाइल बनाता हूँ by.ts के नाम से। अच्छा, ये जितनी भी फाइल्स है ना ऊपर से लेकर नीचे तक ये सारी मॉड्यूल हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका जो डिफाइन किया था ये पैकेजेशन के अंदर हमने पहले दिन हमने ये देखा था। ये पैकेजेशन की फाइल है जो हम जब npm init करके हम बनाते हैं, इसके अंदर हमने एक की वैल्यू दिया हुआ है टाइप इक्वल्स टू मॉड्यूल। ठीक है, अब ये जो सारे by.ts लेके hello.ts इंक्वायरर जितनी भी फाइल है ना ये सारी एज अ मॉड्यूल एक्ट कर रही है। ठीक है, एज अ मॉड्यूल एक्ट करने का मतलब ये है कि आप इसमें लिखे हुए कोड को अपने प्रोजेक्ट में या अपने प्रोग्राम में कहीं भी रीयूज कर सकते हैं। आपने यहाँ पे कोई फंक्शन बनाया, आपने यहाँ पे कोई वेरिएबल बनाया, फॉर एग्जाम्पल मैथ की क्लास, एक मैथ के अंदर एक वैल्यू होती है जिसको हम कहते हैं पाई। क्या वैल्यू होती है? एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट, रिकरिंग फ्रैक्शन है, इनफाइनाइटली चलता रहता है, इसलिए हमने उसको क्या किया है रिड्यूस कर लिया और उसको बोला कि भाई 3.142 तक यूज कर लो, जहां ज्यादा जरूरत पड़े 122 से डिवाइड कर लेना 7 को। ये मैंने कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया। ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट्स हैं मेरे पास। गोल्डन रेशो भी एक वर्ड होता है, याद है लियोनार्डो डा विंची का? इंटरनेट पे जाके पढ़ना, गोल्डन रेशो बड़ी मजे की चीज है। यू विल बी सरप्राइज्ड कि मैथ्स, बायोलॉजी, एनाटॉमी, साइंस, हर जगह मैथ्स घुसी है। बायोलॉजी वाले कहते हैं ना कि यार मैथ्स से बचने के लिए बायोलॉजी भी थी। आओ जरा कभी किसी दिन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में, इतनी मैथ्स के चित्र पढ़ेंगे ना ये कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई मैं तो मैथ्स से जान छुड़ाने के लिए आया था यहाँ। वो क्या है, वो उन्होंने इस तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। और एक और चीज, पाइथन कितने लोग करना है? छोड़ो पाइथन की बात नहीं। घर में काम करवाते हो? कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, बजरी बाहर से आ रही है, रेत बजरी बाहर से आ रही है, सीमेंट बाहर से आ रहा है, वो क्या है? ये सब मॉड्यूल हैं, किसी और ने बना के रख दिए, आपने अपने घर की कंस्ट्रक्शन में यूज कर लिए। जितने मॉड्यूल्स की जरूरत है आपने यूज कर लिए, बाकी
छोड़ दिए। एनपीएम पे हजारों लाखों मॉड्यूल अवेलेबल है। आपने कल को कोई तीर मारा, कोई तोप चलाई, कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा मॉड्यूल बना लिया जो दुनिया में धड़ा लगने वाला है। आपने क्या किया? अपना मॉड्यूल बनाया, अपना कोड दुनिया के लिए अवेलेबल कर दिया कि जिसको यूज करना है मेरा कोड यूज करे और पार्टी करे। या ये भी हो सकता है कि आप कहें कि जिसको मेरा कोड यूज करना है पहले मुझे पैसे दे। ये होते हैं कमर्शियली अवेलेबल मॉड्यूल्स। जिसको आपने पब्लिक के लिए जनरल कर दिया वो होते हैं ओपन सोर्स पब्लिकली अवेलेबल मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स का काम कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ अपने कोड को ऑर्गेनाइज करना है। एक जगह पे एक जैसा कोड एक जगह पे रखना है। सीमेंट की बोरियां सीमेंट के साथ ही रखी जाएंगी। सीमेंट की बोरियां कभी रेत के साथ ही रखी जाएंगी। ये सीमेंट की बोरियां कभी पानी के साथ ही रखी जाएंगी। ये पानी क्या करेगा? सीमेंट को खराब कर देगा, मॉड्यूल खराब कर देगा। तो मॉड्यूल का मतलब ये है कि एक जैसा कोड एक जगह, या ऐसा कोड तो एक दूसरे के साथ मिलके कोई नई चीज तख्लीक कर दे, तो वो एक मॉड्यूल है। अगली स्लाइड, अगर कुछ है स्लाइड में तो कर रहे हैं ना, वहीं जा रहे हैं ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे जाएंगे ना। अब आप एक काम करो, एक्सपोर्ट फंक्शन ना करो, आप एक काम करो, मैथ के अंदर जो है ना एक पाई का वेरिएबल बनाओ, एक फाइल बनाओ, उसके अंदर पाई का वेरिएबल बनाओ। इस क्लास का नाम रखना मेरी मैथ। हाँ, मेरी मैथ या हमारी मैथ। ये ना हो कि वो वाला सीन हो जाए कि माई कंप्यूटर वाला। इट शुड बी आवर कंप्यूटर। हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा होता है कि तुम्हारे सिस्टम पे जो है फोल्डर बना है उसका नाम है माई कंप्यूटर, उसका नाम आवर कंप्यूटर क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हमारा कंप्यूटर है तो उससे माई कंप्यूटर तुम्हारे नाम से क्यों है? आवर कंप्यूटर होना चाहिए। हस्बैंड का जनाजा सुबह 10 बजे पड़ा जाए। यहां पे मैंने क्लास बनाई और इस क्लास के अंदर मैंने कांस्टेंट डिफाइन कर दिया। अब ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो हर जगह पे यूज हो सकता है। जहां मुझे ट्रिग्नोमेट्री का काम करना है वहां पे मुझे पाई की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। वाई क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है, कांस्टेंट होता है। तो सी क्या होता है? अबे भाई, जो कुछ पढ़ के आए हो जिंदगी में ऐसे जाया ना करो उसे। अब ये एक ऐसा वेरिएबल है जो मैं अपनी हर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर यूज कर सकता हूँ। मैंने क्या किया? मैंने इसका एक मॉड्यूल बना दिया। अब मैंने इसका मॉड्यूल कैसे बनाया? मैंने लिखा cos पाई इज इक्वल टू 3.14159। आगे भी हो सकता है कि मेरे पास कोई ऐसा वेरिएबल हो जिसके अंदर मुझे एक्सपोनेंशियल वैल्यू तक जाना हो, लेकिन अभी जो है वो 4-5 के लिए अभी मैंने डिफाइन कर दिया। अब इसको मैंने यूज, अच्छा एक काम करो, जरा अभी एक्सपोर्ट कर रहा हूं, इसको मैंने यूज करना है किसी क्लास के अंदर या अपनी किसी कोड के अंदर। करो फाइल बना लो। अब इसको मैंने कहीं और यूज करना है। अब क्या, अब मैं कैसे यूज करूंगा? मुझे ये वेरिएबल यहाँ दोबारा डिक्लेयर करना पड़ेगा। कहां से इंपोर्ट करूं? चलो इंपोर्ट करो। रुक जाओ ना, अभी आपने कहा इंपोर्ट करें, क्या इंपोर्ट करूं? जाओ जरा इसको, क्या एरर दे रहा है? पाई इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं। एक्सपोर्ट हटा दिया, एक्सपोर्ट हटा दिया था ना। चलो चलाओ उसको, कंसोल कराओ। ठीक है, क्या रहा है?
रिलेटिव इम्प्रो क्या है? अबे लिटरली नजर नहीं आ रहा मुझे। अंग्रेजी पढ़ भाई। Relative import paths need explicit file extension in ECMAScript module. अच्छा दूसरा error दे रहा है। मॉड्यूल रेजोल्यूशन नहीं है ना उसमें नोट 16। हाँ, हमने वो बोला कि हाँ, पहले extension बोलो। ही बात करो उसको। क्या लगा दे करनी बेसिस भी, वो कह रहा करनी बेसिस लगाओ, करनी बेसिस लगाओ उसके। हाँ लगाओ लगाओ लगाओ। नहीं माना वो, भीड़ बच्चा है वो, पप्पू है वो, पप्पू की कहानी शुरू हो गई, नहीं मान रही है। क्या करेंगे ऐसे? अगर मुझे इस मॉड्यूल को या इस वेरिएबल को अपने कोड में कहीं भी यूज करना है तो मैं क्या यूज करूंगा? एक कीवर्ड यूज करूंगा जिसका मतलब है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि इस वेरिएबल को इस कॉन्टेक्स्ट से निकाल के ग्लोबली अवेलेबल कर दो। जहां जहां ये मॉड्यूल यूज होगा वहां पे आप इस क्लास को, इस वेरिएबल को, इस कोड को, इस फंक्शन को अपने पास यूज कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने लोकली आपने कोई वेरिएबल लोकली डिक्लेयर किया। हटाओ। यहां पे जो है अगर आप अपने मॉड्यूल, किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं तो मॉड्यूल को इंपोर्ट करते वक्त अगर आपने मॉड्यूल रेजोल्यूशन जो है नोट 16 किया हुआ है तो आपको इस तरह के एरर आएंगे। तो उसका आसान तरीका ये है कि आप अपने साथ मॉड्यूल में जो आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसका नाम मेंशन कर दीजिए। अगर तो जावास्क्रिप्ट की फाइल करंटली एग्जिस्ट नहीं करती, कंपाइलेशन से पहले की बात है, तो शायद इसके ऊपर एरर आए, लेकिन जैसे ही आपकी कंपाइलेशन कंप्लीट होगी ये एरर गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया? मैंने कहा इंपोर्ट पाई फ्रॉम marymath.js, लेकिन पाई के ऊपर क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। मैं यहाँ ऊपर आया और सारे नीचे सो गए, मुझे वापस नीचे आना पड़ेगा। हाँ सही है, हाँ पे सही है ना। 5-10 मिनट, 2-4 मिनट रुक नहीं सकते क्या? हाँ भाई, माइक के ऊपर अभी भी एरर आ रहा है। यस सर। आवाज आ रही है? एक्सपोर्ट नहीं करे ना। कर दे भाई एक्सपोर्ट। कोई बात नहीं, मैंने यहां पे क्या किया? एक कीवर्ड लगाया एक्सपोर्ट कॉन्स्ट पाई इज इक्वल टू सम वैल्यू। वापस से दूसरी कोड पे आए। यहां पे क्या हुआ? पहले एरर आ रहा था कि आपके पास पाई का वेरिएबल जो है वो एक्सपोर्टेड नहीं है। जैसे ही मैंने उसके साथ एक्सपोर्ट का कीवर्ड लगाया उसने उस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दिया। अब ये पाई का वेरिएबल मेरे इस पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी इंपोर्ट के साथ यूज किया जा सकता है। और आप ये देखो कि मैंने जब उसको प्रिंट करवाया ना, तो प्रिंट करवाने के लिए मैंने कोई ऐसा नहीं कि मेरी math.js.py, तो पहले मेरी मैथ में जाओ, फिर वहां से उसका पाई का वेरिएबल लेके और उसको मैंने यहाँ पे क्या उसको डायरेक्टली वेरिएबल के तौर पर प्रिंट करवा दिया। अब ये बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव करेगा जैसे मेरा कोई लोकली डिक्लेयर्ड वेरिएबल बिहेव करता है। ये बात समझ में नहीं आई हो? कितने लोगों को ये बात समझ में आई है? कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आई है? और ये जो जिन्होंने हाथ ना उठाया पहली दफा